हाय दोस्त, इस ज्योमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज के पार्ट 1 वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे या तो वो प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा हुआ हो या आगे चलकर किसी एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे वो प्रश्न एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो प्रश्नों के एकदम एक एक पॉइंट समझते हुए सॉल्व करेंगे ताकि उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं या बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आप इस पार्ट के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखे होंगे तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे उस प्रश्न को आप आसानी से ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, प्रश्न का कहना है तीन माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु को किस रूप में जाना जाता है। कहने का अर्थ है कि एक त्रिभुज हो और इसमें माध्यिका हो। माध्यिका मतलब कि ऐसी रेखा जो सिर से चल करके उसके सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, तो इसको हम माध्यिका बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक माध्यिका है और ये भी एक माध्यिका है। ठीक है, तो इसको भी दो बराबर भागों में बांट देगा और इसको भी दो बराबर भागों में बांट देगा। तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु को पूछ रहा है कि क्या होगा, इसको क्या कहते हैं। तो याद रखना हमेशा इसको हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक। जब भी किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं से प्रतिच्छेद बिंदु हो तो उसको हम केंद्रक बोल देंगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए प्रश्न कहना है कि एक समकोणीय त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होगा। कहने का अर्थ है कि एक समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, और समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला आपका 90 डिग्री। तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसका लंब केंद्र कहाँ होगा। ठीक है, चलिए दोस्त समझते हैं आखिर लंब केंद्र मतलब होता क्या है। ऐसी रेखा जो शीर्ष से चल करके दूसरे भुजा पर 90 डिग्री कोण बना दे उसको हम लंब रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से चलता है तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो ये कि लंब रेखा होगा। अगर ये यहाँ से चलता है तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, और बी अगर यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही इसको आगे बढ़ाते हैं तो किसी से कटने वाला है नहीं, तो इसको हम पीछे ला देते हैं ताकि तीनों शीर्ष से एक बिंदु मिल जाए, तभी हम उसको केंद्र बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो देख रहे हैं आप कि इस बिंदु को मिल रहा है, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं 90 डिग्री, यानी कि इसका आंसर होगा कि 90 डिग्री के शीर्ष पर होगा। इसको हम लंब केंद्र बोलेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 90 डिग्री के शीर्ष पर एक समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। क्लियर है। ठीक है, देखिए दोस्त ये सब बेसिक सा पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को अगर नहीं समझ रहे हो तो ज्योमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज पर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना इसी पर आधारित, अगर ये आपका क्लियर रहेगा तो प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इस प्रश्न का कहना है यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा। हमेशा याद रखना कि जब किसी त्रिभुज में माध्यिका बराबर हो, माध्यिका मतलब समझ गए हो, ऐसी रेखा जो सिर से चल करके इसको दो बराबर भागों में बांट दे। और ये कह दिया प्रश्न कि अगर ये माध्यिका बराबर हो आपस में, ठीक है बराबर हो, तो ये त्रिभुज कैसा होगा। तो हमेशा याद रखना समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा। या अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछता कि एक समबाहु त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई बताइए, तो माध्यिका की लंबाई बराबर होती है। अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो तो माध्यिका आपस में बराबर होती है, हमेशा याद रखना। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि एक त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कि एक त्रिभुज हो और इसमें लंबार्धकों का कटान बिंदु ही परिकेंद्र कहलाता है। और लंबार्धक मतलब कि जैसे ऐसी रेखा जो शीर्ष से चल करके उसके सामने वाले भुजा को 90 डिग्री बनाते हुए दो बराबर भागों में बांट दे, तो इसको हम लंबार्धक बोलते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ से चलता है तो इसको दो बराबर भागों में बांटते हुए 90 डिग्री कोण बना देगा। ठीक है, लंबार्धक, यह भी आपका लंबार्धक।
ठीक है। तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? समद्विभाजक बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, एक और बात, जैसे अगर ये परिकेंद्र जैसा वर्ड आ जाएगा ना, तो ये एक बात याद रखना कि केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है, अगर ये आपका 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में कहना है कि एक त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अंतः केंद्र उसको बोलते हैं। थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे एक त्रिभुज हो, ठीक है, इसका नाम लेते हैं PQR, और इस त्रिभुज में कोण समद्विभाजक यानी कि कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली ऐसी रेखा का कटान बिंदु को हम अंतः केंद्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ से कोण समद्विभाजक चलता है तो यहाँ पर आता है, तो अगर Q है तो ये आपका Q/2 हो जाएगा, ये आपका Q/2 हो जाएगा। ठीक है, कोण Q/2। अगर ये यहाँ से चलता है कोण समद्विभाजक तो इसको भी दो बराबर भागों में बांट देगा। अगर ये R है तो R/2 हो जाएगा, ये आपका R/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ चलता है तो इसको भी P/2 कर देगा, इसको भी P/2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस केंद्रों को क्या बोलेंगे? अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है, एक और बात, प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता था कि त्रिभुज के बाहर जब कोण समद्विभाजक मिले तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बाह्य केंद्र बोलेंगे, यानी कि एक्स सेंटर। ठीक है, जैसे इसी में अगर आपसे ये प्रकार पूछ देता कि अगर बाहर वो समद्विभाजक मिलता हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाह्य केंद्र। समझ में आया कि नहीं? अगर बाहर समद्विभाजक कोण समद्विभाजक मिले तो उसको हम बाह्य केंद्र बोलेंगे, अगर अंदर मिल रहा है तो अंतः केंद्र बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, प्रश्न में कहना है कि 2√3 यूनिट भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो x का मान कितना होगा? अगर आप इस पार्ट के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को समझे होंगे तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न में कहना है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ABC है, इसमें एक अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त मतलब कि इस त्रिभुज के अंदर है। ठीक है, ये आपका अंतःवृत्त हो गया और इसकी अंतः त्रिज्या दे दिया है 1 सेंटीमीटर। x, ये भी x है और ये भी आपका x है। ठीक है, चलिए तो आपको इस x का मान बताना है कि कितना होगा, और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दे दिया है 2√3 यूनिट। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि जब भी अंतःवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछे, अगर वो त्रिभुज का नाम समबाहु है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। त्रिज्या बराबर में एक तो होता है भुजा बटा में 2√3 होता है। ठीक है, तो भुजा का मान दे दिया है 2√3 दे दिया है, 2√3 यूनिट बटा में 2√3 कट जाएगा, कितना? 1 आ जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया था कि त्रिज्या निकालने का कि कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि एक समबाहु त्रिभुज यानी कि ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटा में ABC का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार गुना कर दीजिए, 2√3 गुने 2√3 बटा में अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब कि इस भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, अर्ध परिमाप हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार है तो 3 गुने
2√3, इसको 2 से भाग दीजिए और परिमाप है तो 2 खत्म, और ये 2 दूनी 4, ये 4 खत्म। ठीक, √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 खत्म और √3 खत्म। कितना बच गया? 1। यानी कि दोनों तरीके से हमने सॉल्व किया तो आपका एक ही आंसर आया। क्लियर है? एक और बात, जैसे अगर समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ दे तो आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं? ये आपसे पूछ देते तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं? त्रिज्या बराबर में भुजा बटा में √3 होता है, अगर परित्रिज्या आपसे पूछता तो। क्लियर है? तो उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो चुटकी में आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि वह त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और केंद्रक चारों एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि इस प्रश्न से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए जैसे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं ABC। ठीक, इसमें लंब केंद्र है। लंब केंद्र मतलब कि लंबों का काटान बिंदु ही लंब केंद्र कहलाता है। तो ये शीर्ष से चल करके सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री कोण बना दे तो इसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, ये आपका लंब हो गया। इसका काटान बिंदु, इसको हम क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। ठीक है ना? दूसरा में कह रहा है कि परिकेंद्र। परिकेंद्र किसे कहते हैं? जैसे लंब समद्विभाजकों का काटान बिंदु ही परिकेंद्र कहलाता है, या लंबार्धकों का काटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से चल करके सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री बनाने के साथ साथ इस भुजा को 2 बराबर भागों में अगर बांट दे तो इसको हम क्या बोलेंगे? लंबार्धक बोलेंगे। ठीक है, ये भी यहाँ से चलेगा तो 90 डिग्री बनाने के साथ साथ इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ तक क्लियर है? एक और बात, जैसे अगर यहाँ पर परिकेंद्र बना दिया, जैसे काटान बिंदु परिकेंद्र हो गया ना। ठीक है, लंबार्धक का काटान बिंदु परिकेंद्र होगा, और जैसे ही परिकेंद्र यहाँ पर बनाएगा तो परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी बराबर होगी। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? तीसरा में कहा है कि अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र मतलब क्या? कोण समद्विभाजक का काटान बिंदु ही अंतःकेंद्र कहलाएगा। कोण समद्विभाजक मतलब क्या? जैसे अगर यहाँ पर A है तो कोण समद्विभाजक अगर यहाँ पर चलेगा तो इसको A/2 कर देगा, इसको भी A/2 कर देगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट देगा, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? एक कह रहा है केंद्रक है, तो केंद्रक मतलब कि माध्यिका का काटान बिंदु केंद्र कहलाते हैं। अब समझते हैं दोस्त, प्रश्न का कहना है कि त्रिभुज कैसा होगा। देखिए दोस्त, आपके ऑप्शन में था कि आपको मैं डायरेक्ट बताता कि ये होगा, लेकिन अगर आप कारण नहीं समझोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, याद करने के लिए तो कर सकते हो, लेकिन आप जल्दी से भूल भी जाओगे। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये त्रिभुज कैसा होगा। जबकि चारों परिकेंद्र हो, केंद्रक हो और कोण समद्विभाजक हो, जब एक ही बिंदु पर मिले तो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम इस त्रिभुज को लेते हैं तो इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो दोनों भुजा बराबर है तो आप जानते हैं कि उसके सामने वाला कोण भी बराबर होते हैं। अगर इसके सामने अगर थीटा है तो इसके सामने भी तो थीटा हो जाएगा ना, कि दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में जब चलते हैं तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, जितना ये भुजा है उतना ही ये भुजा है, तो इसके सामने वाला जितना कोण होगा इसके सामने वाला तो उतना ही कोण होगा ना। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर थीटा बनाया है तो इसके द्वारा भी यहाँ पर थीटा बनाएगा, तो ये भी यहाँ पर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर समझते हैं इस त्रिभुज में, इसके द्वारा यहाँ पर थीटा बनाया तो इसके द्वारा भी यहाँ पर थीटा बनाएगा, ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए दोस्त, थीटा थीटा ये आपका 2 थीटा और यह भी आपका 2 थीटा और यह आपका 2 थीटा।
तो एक त्रिभुज में तीनों कोण अगर बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्लियर है? क्योंकि अगर तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजा बराबर, और तीनों भुजा बराबर कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, एक और बात, जैसे इस पॉइंट को आप याद रख लेना कि जब किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, केंद्रक चारों एक बिंदु पर मिले तो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि क्यों और कैसे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में कहना है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दे दिया है। ऊंचाई मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री को कोण बनाएगा। ठीक है ना? और परिवृत्त है, परिवृत्त मतलब कि त्रिभुज के बाहर एक वृत्त होगा तो ये आपका परिवृत्त हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या कितना होगा, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त। सबसे पहले ये तो आपको क्लियर है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं बराबर होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, शायद क्वेश्चन नंबर 2 था कि जब माध्यिकाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज समबाहु होते हैं। ठीक ना? चलिए, जब ये माध्यिका यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, इसको भी 2 बराबर भागों में बांटेगा, इसको भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, और साथ में 90 डिग्री कोण बनाएगा। अच्छा, साथ में 90 डिग्री कोण क्यों बनाएगा? क्योंकि ये ऊंचाई दिया है। तो ये 9 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको त्रिज्या पूछा है। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जब परिकेंद्र यहाँ पर कटता है तो 2:1 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी कि केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी 2 यूनिट होता है और केंद्र से भुजा के बीच की दूरी 1 यूनिट होता है। ठीक है, यह भी 2 यूनिट 1 यूनिट। क्लियर है? यानी कि 2 1 3। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर, और यूनिट में कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 यूनिट, रियल में कितना? 9 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर में 3 यूनिट। तो आपको त्रिज्या बतानी है ना, त्रिज्या कितना है? 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर में 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। चलिए, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, ये आपका ऊंचाई। ठीक है, तो ये भी तो आपका ऊंचाई होगा ना, ऊंचाई, ये भी आपका ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई आप जानते हैं कि भुजा पर 90 डिग्री कोण बनाता है तो वो आपका ऊंचाई होता है। और इसमें परिवृत्त है, परिवृत्त मतलब त्रिभुज के बाहर वृत्त को हम परिवृत्त बोल देंगे। और इसमें त्रिज्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब समझते हैं दोस्त, हमें इस ऊंचाई को सॉल्व करना है कि ऊंचाई कितना होगा। चलिए, सबसे पहली बात, यह समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी जो माध्यिका है इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, ये भी 2 बराबर भागों में, ये भी 2 बराबर भागों में। ठीक है, अब समझिए दोस्त, इस कटान बिंदु क्या बोलेंगे? परिकेंद्र। ठीक है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका है बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ तक परिकेंद्र है और परिकेंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? 2 यूनिट होता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ये शीर्ष से परिकेंद्र के बीच की दूरी 2 यूनिट, ये आपका 2 यूनिट हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ठीक है, तो आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आपको दे दिया है 12, यानी कि 2 यूनिट बराबर में 12 सेंटीमीटर दे दिया है। तो 1 यूनिट में कितना? 6 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 2 यूनिट, 1 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर में
18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न को इन ऑप्शन की मदद से सॉल्व करना है। ये आपको बताना है कि चारों में से कौन होगा। चलिए पहले प्रश्न क्या कर रहे हैं उसको समझते हैं। 3 लाइन खंडों की लंबाई दी गई है। किस स्थिति में खंडों में त्रिभुज का निर्माण संभव है? यानी कि इस तीनों में से कौन सी ऐसी भुजा है जिसकी मदद से त्रिभुज बना सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं ताकि इनसे जुड़ी थोड़ा सा डीपली प्रश्न को भी आप आसानी सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे ABC किसी त्रिभुज की भुजा है, ठीक है, भुजा है ये, ठीक है, और आपको ये बताना है कि क्या ये एक त्रिभुज का निर्माण करने के लिए ये संभव है या नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो जब ऐसी स्थिति आपसे पूछ दे तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट कि किसी भी दो भुजा का योग कीजिए। दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। किसी परिस्थिति में दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा होगा तो उन भुजाओं की मदद से आप त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। अगर छोटा हो जा रहा है तो त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा इसमें पॉइंट है कि तीन भुजा इसी तरह से दिया रहेगा तो दो भुजा का योग, योग नहीं अंतर, दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। जब ये स्थिति अप्लाई होती है तो हम कह पाएंगे कि इन भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं 8, 10, 20। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं दो भुजाओं का योग कीजिए। 8, 10, 18। 18 ये 20 से बड़ा है नहीं ना, दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा हो जा रहा है, लेकिन आपको बड़ा होना चाहिए। छोटा जो रहा है तो ये भुजा की मदद से आप त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अंतर भी करके भी देख सकते हैं। जैसे 20 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा? 10। और जबकि 10 आपका 8 से बड़ा हो जा रहा है, जबकि छोटा होना चाहिए था, नहीं हो पाएगा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्या हम ये नहीं कर सकते हैं क्या? जैसे जब हम 10, 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, जो कि 8 से अधिक होगा। दो भुजा का योग तीसरे से तो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ 10, 8, 18 तीसरे से छोटा हो जा रहा है, तो नहीं हो पाएगा ना। किसी परिस्थिति में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, किसी परिस्थिति में। ठीक है ना, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है कि क्या ये भुजा त्रिभुज निर्माण के लिए संभव है या नहीं है। चलिए इस अप्लाई करते हैं इसको। 8, 7, 18 है तो दो भुजाओं का योग करते हैं। 8, 7, 15 तो दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 18 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या 15 18 से बड़ा है? नहीं ना, तो नहीं होगा। ठीक है, आप घटा करके भी दे सकते हैं। जैसे 8 में से 7 घटाइएगा तो 1 आएगा। तो आप अब कह रहे हैं कि 1 जो है 18 से कम हो रहा है, कम है, छोटा है, लेकिन जब हम 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और जबकि 10 7 से बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको छोटा होना चाहिए था ना, नहीं होगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 8, 15, 17 है, यानी कि दो भुजा का योग कीजिए। 15, 8, 8, 5, 17 यानी कि 23। 23 आपका 17 से बड़ा है ना, यानी कि ये अप्लाई हो जा रहा है, ये आपका हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये आखिर नहीं होगा, आखिर क्यों नहीं होगा, इसको जोड़ते हैं। 10 और 16, 16 आपका 4 से बड़ा है, यहाँ पर तो हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही इन दोनों को जोड़ते हैं 6, 4, 10, 10 जो कि तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बराबर हो जा रहा है, नहीं ना होगा। बराबर पे नहीं होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो 10, 8, 18 ये भी 20 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन छोटा हो जा रहा है, नहीं होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस प्रश्न को आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को
थोड़े समय के लिए पॉज कीजिए और इसको अपने आप से सॉल्व कीजिए। और अगर आप अपने आप से सॉल्व कर दे रहे हैं तो समझिए कि एक चीज़ आपने नया चीज़ सीख लिया, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहले दो भुजाओं का योग कीजिए। 3 2 5, दो भुजा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो 5 6 से तो छोटा आ रहा है ना, नहीं होगा। 3 4 7, 5 से बड़ा है, ये हो जाएगा, ठीक है। और चेक कर लीजिए 5 4 9, 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा है ना, तो ये भी हो जाएगा इसी स्थिति में। या 5 3 8 भी कर सकते हैं, 5 3 8 करते हैं, 5 3 8 यानी कि 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा नहीं है। किसी परिस्थिति में आपका होगा, अगर उस भुजा से आप त्रिभुज का निर्माण होगा तो किसी भी परिस्थिति में आप इसका अप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। 2.5 3.5, 5 10 0 1, 3 2 5 1 6, यानी कि 6 6 बराबर हो जा रहा है, नहीं होगा। 4 5 9, ये भी 9 बराबर हो जा रहा है ना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी आपका बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न को भी इन ऑप्शन की मदद से सॉल्व करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है। चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करने से पहले इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं, ताकि इनसे जुड़ी और अतिरिक्त प्रश्न को भी आप आसानी सॉल्व कर पाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो त्रिभुज दिया है ABC दिया है। मान लेते हैं कि C सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा भुजा है, और ये दोनों छोटा छोटा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा है C। जब ऐसी स्थिति आए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर, बड़ा भुजा का स्क्वायर जब दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योग से अगर छोटा हो बड़ा भुजा का स्क्वायर तो कम हो, तो उसको हम न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। याद रखना, जब भी बड़े भुजा का स्क्वायर कीजिए तो दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योग से अगर छोटा हो जाए बड़ा वाला भुजा, समझिएगा वो आपका न्यून कोण होगा। न्यून मतलब कम, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि बड़ा भुजा का स्क्वायर, बड़ा भुजा का स्क्वायर दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योग से अगर अधिक हो जाए, अधिक मतलब कि अधिक कोण, उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। बात क्लियर है? ठीक है। बड़ा भुजा का स्क्वायर अगर दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योग से अगर अधिक हो जाए अधिक कोण, अगर कम हो जाएगा तो न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा पॉइंट ये कि बड़ा भुजा का स्क्वायर दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योग से नहीं बराबर हो, उसके बराबर हो, तो इसको हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ये बात क्लियर है क्या? अगर तीनों पॉइंट अगर क्लियर हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि इनसे जुड़ी अगर प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। जब भी भुजा दिया रहे और आपसे न्यून कोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज है कि नहीं ये पूछे, 3 को लगा दीजिए। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। इसमें आपको बताना है कि क्या ये न्यून कोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है। चलिए पता करते हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन है? 16 है। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा ना। दो भुजा का स्क्वायर का योग कीजिए, 6 का 36 है और 9 का 81, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 8 3 11, यानी कि 117। ये देख रहे हैं कि बड़े भुजा का स्क्वायर दो छोटे भुजा के स्क्वायर से अधिक हो जा रहा है, यानी कि ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन आपसे न्यून कोण त्रिभुज पूछा है ना, तो ये नहीं होगा। इसको देखते हैं। सबसे बड़ा यानी कि 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाएगा। दो छोटे भुजा का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ते हैं तो 9 4 13, इसको जोड़ते हैं तो 13 के 3 1, 6 4 10 1 11, यानी कि दो सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर कीजिए 100 आ जा रहा है और दो छोटे भुजा के स्क्वायर से ये कम हो जा रहा है, ये 113 हो जा रहा है ना।
मतलब क्या पता होगा, ये कम हो जा रहा है तो यानी कि ये नील कोण हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बड़े भुजा का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ते हैं तो 5 4 9, 4 2 6, 169, दोनों के दोनों बराबर हो जाए। बराबर हो जाए तो कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये आपका नॉन दिया है तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से देखने पर, तो लाइक कर सकते हैं। और इसी तरह से मैथमेटिक्स को पॉइंट टू पॉइंट समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना? यकीन मानिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप यहाँ से एक बेहतरीन नॉलेज सीख कर जाइएगा। ठीक है, चाहे वो प्रश्न किसी भी एग्जाम का हो, अगर आपके सामने आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस प्रश्न का कहना है किसी त्रिकोण के अंदर की ओर एक बिंदु P उस त्रिकोण के शीर्षों से समदूरस्थ है, तो त्रिकोण में P उसका क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में P एक बिंदु है, P एक बिंदु है और ये P जो है ना शीर्षों से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो ये स्थिति कब पैदा होती है? जब ये केंद्र परिकेंद्र हो तब। जब ये परिकेंद्र हो तभी शीर्ष से परिकेंद्र के बीच की दूरी बराबर होती है। क्लियर है? यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? परिकेंद्र हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न का कहना है त्रिभुज ABC में यदि G केंद्र है और AD BE CF 3 माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए, जैसे एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम दे दिया है ABC। ठीक है, ABC है और इसमें AD और BE और CF ये क्या है? माध्यिका है। और जब माध्यिका जब कटान बिंदु होते हैं माध्यिका द्वारा, तो इस बिंदु क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। इसको भी लिख लेते हैं केंद्रक। केंद्रक या सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, चलिए ABC का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी कि ABC का क्षेत्रफल दे दिया है कितना? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि BDG का क्षेत्रफल कितना होगा? BDG ये वाला आपका G है, BDG इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है क्या होगा? एरिया आपसे पूछ रहा है, इसका क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्त, एक बात नोट्स कर लीजिए, अगर नहीं है आप जानते होंगे तो। अगर मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देखे होंगे इस पार्ट का, तो इस प्रश्न को आप तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं देखे होंगे तो फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, जब भी आपको माध्यिका द्वारा काटे ना, माध्यिका द्वारा काटे यानी कि केंद्रक हो, तो इसके अंदर जितना भी त्रिभुज होगा छोटे छोटे ना, वो सभी के सब त्रिभुज बराबर होंगे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, जैसे त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सभी का बराबर होगा। ठीक है, जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें ADG का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सभी बराबर है, तो ये कितना भाग? 1 भाग, और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 भाग है ना, बटा में 6। किसका? ABC का है ना, तब 72। इसको भाग दीजिए, 6 1 12 6 72, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस BDG का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, या प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ BDGF का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? आप देख रहे हैं कि इसमें 2 त्रिभुज हो रहा है और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, यानी कि 2 बटा में टोटल कितना है? 6 72 का, यानी कि 12 6 72 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तो। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये प्रश्न क्या कर रहा है? इसी पर आधारित ये भी प्रश्न है। अगर यहाँ पर अगर आपको
नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 समझ में आ जाएगा। चलिए, कह रहा है त्रिभुज ABC की 3 माध्यिकाएं AD, BE, CF बिंदु G पर काटती है। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब चतुर्भुज BDGF का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इस वीडियो को थोड़े समय के लिए पॉज कीजिए और अपने आप से अपने दिमाग से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और जो वो आप सॉल्व कीजिएगा तो ओरिजिनल जो लर्निंग है वही आपका होगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का भी कहना है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है ABC। ध्यान दीजिए दोस्त, इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अपने आप से अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। इससे जुड़ी और प्रश्न रहेगा, उसको भी आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। चलिए, इसमें AD है, BE है, BE और CF है। ये क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका है तो ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। और एक कटान बिंदु पर मिल रहा है, इस कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे, यानी कि सेंट्रोइड। ठीक है, और ABC का क्षेत्रफल दे दिया है आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ क्या रहा है, BDGF का क्षेत्रफल, BDGF का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल पूछ रहा है। टोटल में 2 त्रिभुज हो जा रहा है, 1, 2, और आप जानते हैं कि सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे अगर ये केंद्रक है तो। ठीक है ना, तो बराबर हो जाएंगे, तो इसका भाग 2 बटा में कितना, टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो 6 गुना में किसका, 60 का, 6, 10, 10 दूनी का 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन जिन मेरे दोस्तों को पहली बार इस तरह का प्रश्न देख रहे हैं उनसे इस प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो धीरे धीरे भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझा कर ही जाऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो से अगर आपको सीखने को मिले तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिनको एडवांस मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है या डर लगता है तो उनको शेयर कर देना। यकीन मानिएगा, मेरे पूरे प्ले लिस्ट को देखने के बाद उनको कोई भी डर या डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए दोस्त, जितना भी प्रश्न है ना, मैं एक किताब से ये सब प्रश्न को सेट नहीं करता है, 4 या 5 किताब लेकर के सभी को सेट करता हूँ, फिर आपके सामने मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, ये कम बड़ी बात नहीं है, 5 किताब से मैं इन सभी प्रश्नों को सेट करता हूँ। अब कुछ इस तरह से मैं सोचता हूँ कि कुछ इस तरह से सॉल्व करूँ ताकि एक प्रश्न सॉल्व इस तरह से किया जाए कि उससे जुड़ी 10-20 क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। यदि तीसरे भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर हो तो a का मान क्या होगा। भुजा क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और a सेंटीमीटर दे दिया है तीसरे भुजा की लंबाई। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि a का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये त्रिभुज की भुजा है, तो ये तो क्लियर है कि त्रिभुज बनाने में ये भुजा सक्षम है, संभव है। और जब संभव है तो पॉइंट आपका क्या कहता है कि 2 भुजा का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तभी ना संभव हो पाएगा, तभी ना त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा भुजा से। 10, 4, 10, 4, 14, जो कि a से बड़ा होना चाहिए। बड़ा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। 2 भुजाओं का अंतर ले लेते हैं, 10 में 4 घटेगा 6, तीसरे से छोटा होना चाहिए 2, और दोनों को मिक्सिंग कर दीजिए, एक में मिला दीजिए, तो आपका आंसर हो गया। ए जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, तो इधर लेते हैं 6 से बड़ा, और यहाँ पर में 14 से छोटा होना चाहिए, तो ए जो है 14 से छोटा है, एक ही में हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये बराबर का चिन्ह नहीं दीजिएगा, क्योंकि बराबर दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि सेकंड लास्ट को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का कहना है
कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए, भुजा की लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर दे दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, तीसरी भुजा 1 से दे दिया है। तो सिर्फ इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने प्रत्येक प्रश्न पर 1 या 2 या 3 प्रश्न सॉल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन लाया हूं, ताकि एक प्रश्न से आपको समझ में नहीं आए तो 2 प्रश्न तो क्लियर है कि आपको समझ में आ जाएगा। इतने ढंग से मैं समझा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो बस क्या होता है, दो भुजाओं का योग 8 3 11 तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर, यानी कि 8 में 3 घटेगा 5, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। एक में मिला दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। x 5 से बड़ा है और दूसरा में x जो है 11 से छोटा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। इस प्रश्न को ठीक उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस प्रकार इस वीडियो के प्रथम प्रश्न को सॉल्व किए थे। ठीक है, उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा से सॉल्व करेंगे। चलिए, प्रश्न क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज के अंदर बने अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या होगा। चलिए, बहुत ही अच्छी प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज, इसको आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 17 तक अच्छे से समझे होंगे तो ध्यान से। इसके अंदर क्या है, वृत्त है। ठीक है, वृत्त है ना, और इसकी त्रिज्या दे दिया है कितना, यहां से इसको वृत्त का केंद्र मान लेते हैं। त्रिज्या कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। और इस में पूछ रहा है कि माध्यिका की लंबाई बता दीजिए। ठीक है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है ना, और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई बराबर होती है। ठीक है ना, तो ये आपका माध्यिका हो गया, ये आपका माध्यिका हो गया। ये केंद्र से जाएगा, अगर केंद्र से नहीं जाएगा तो हमारा भी गलती हो जाएगा, केंद्र है। ठीक है, ये भी एक माध्यिका हो गया। तो इस केंद्र को क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। माध्यिका का कटान बिंदु ही केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड होता है। समझिएगा दोस्त, जैसे जब भी केंद्रक होता है ना, तो केंद्रक से शीर्ष के बीच की दूरी 2 यूनिट है और केंद्रक से भुजा के बीच की दूरी 1 यूनिट होता है। ये बात जानते हैं आप। तो ये भी आपका 2 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष से केंद्र के बीच की 2 यूनिट, ये भी आपका 1 यूनिट। ठीक है, तो आपको माध्यिका की लंबाई पूछा ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एकदम एक एक पॉइंट समझिएगा दोस्त। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, रियल में कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या है ना। तो 1 यूनिट बराबर में 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा कितना है माध्यिका, माध्यिका कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल, यानी कि 2 यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट, 3 यूनिट रियल बराबर में 9 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।